नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम की परिभाषा को लेकर। पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत हमारी जो इकाई है वो है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। भाषा विकास की इस इकाई में आज का हमारा जो प्रकरण है वह प्रकरण है भाषा व विचार में संबंध। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रकरण है हमारे समक्ष कि भाषा और विचार में किस प्रकार का संबंध है, या भाषा एवं विचार एक दूसरे से किस प्रकार से अंतर संबंधित है, किस प्रकार से इंटर रिलेशनशिप में है। तो इसको लेकर आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, भाषा और विकास की बात करें तो भाषा अपना एक माध्यम है, भाषा एक विस्तृत रूप में होती है, और विचार एक क्षणिक भी हो सकता है, और विचार एक भाषा का ही एक रूप है। तो विचार भाषा से ही निकल कर सामने आया है। तो कह सकते हैं कि भाषा एक हमारा विचार जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। विचार एक मस्तिष्क से उठने वाली, हमारे मानस में उठने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा व्यक्ति का संपूर्ण विकास का एक अंग है, जो उसके व्यक्तित्व का विकास का एक अंग है। तो आइए हम इसमें बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा एवं विचार एक दूसरे की पूरक हैं। भाषा एवं विचार एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्यतः क्या होता है कि हम भाषा और विचार एक दूसरे के पूरक इसलिए होते हैं, जैसे विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि जैसे मान लो कि भाषा, हम किसी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के पूरक इसलिए हैं कि एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब भाषा तो हमारे पास में है ही है, लेकिन हमारे मन में कोई विचार आ गया। जैसे हम किसी पेड़ के नीचे हम जा रहे हैं रोड पर, और किसी पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, वो गरीब है या फिर फटे पुराने कपड़े हैं, बड़ा दयनीय स्थिति में बैठा है। तो हमारे मन में विचार आता है कि ये व्यक्ति दुखी है, गरीब है, निर्धन है। तो उसी तरह से जैसे हमने किसी विद्वान के बारे में पढ़ा और उसने लिख दिया कि ये संसार तो झूठा है, तो हमारे मन में तुरंत विचार आता है कि संसार झूठा क्यों है। तो हम उसके बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं, उस कवि के बारे में पढ़ते हैं, या यूँ कहें कि संसार तो क्षणभंगुर है। कबीर के द्वारा कहा गया है कि संसार तो क्षणभंगुर है, जो यहाँ पर मतलब एक मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती, और जो यहाँ पर जो मोह माया है वो एक क्षण के लिए है। असली मोक्ष तो गुरुदेव की कृपा में है। तो कबीर के विचारों में हम ये बात पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि क्षणभंगुर क्यों है। तो हमारे मन में विचार होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ की जो मोह माया है, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बार बार हम जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और संसार में लौट लौट कर आते हैं। हम कई स्थानों पर, कई जगह हम संसार में हर व्यक्ति दुखी है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति दुख से ग्रसित है ही ये। तो और जब संसार ये क्षणभंगुर है, कभी भी हमें धोखा भी मिल सकता है, हमें स्वार्थ भी प्रथा भी देखने को मिलती है, लेकिन हमें परमात्मा, परमपिता परमात्मा और ईश्वर कभी धोखा नहीं देते। तो और हमें वो जो मोक्ष प्राप्ति का जो आनंद है वो सर्वथा स्थायी आनंद है, जबकि संसार का जो आनंद है वो क्षण के लिए होता है। सुख और दुख हमेशा साथ में चलते हैं। तो इस तरह से मतलब ये विचार हमारे मन में आते हैं, हम उनको विचारों को खंडित करके देखना चाहते हैं कि ये क्षण भंगुर क्यों है, या संसार झूठा क्यों है, उनके बारे में विचार करते हैं। तो अच्छा, भाषा जो हमारे जहन में एक बात हमेशा विचारों को उत्पन्न करती है, लेकिन विचारों का प्रकटीकरण करने के लिए हम भाषा को काम में लेते हैं। तो भाषा और विचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात करते हैं हम भाषा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। साथियों, बिल्कुल सत्य है कि भाषा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। आज जितने भी संसार में या शैक्षिक जगत की बात करें, तो शैक्षिक जगत में जितने भी आज नए शिक्षा जगत में परिवर्तन हो रहे हैं, नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, या शिक्षा में नवाचारों की स्थापना हो रही है, नवाचारों को क्रियान्वयन हो रहा है, तो उसमें भाषा ही अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो आज हम देखें साथियों कि आज हमारे भारतीय शिक्षक या मतलब शिक्षा जगत की जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा की में पढ़ाने वाले शिक्षक या अध्यापक समाज, वो जॉन डेवी के विचारों को शिक्षा जगत में पढ़ा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जो वैज्ञानिक है वो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को पढ़ा रहे हैं।
तो ये बात ये है कि ये कहीं न कहीं वैचारिक जो परिवर्तन आ रहा है, ये भाषा के माध्यम से ही है। तो आज ये होता है कि वैचारिक क्रांति भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न हो पाई है। भाषा ही विचारों को जन्म देती है, न कि विचार भाषा को जन्म देता है। विचार भाषा का ही एक अंग है। साथियों, अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। साथियों, बिल्कुल सत्य बात है कि वर्तमान में हम भाषा ही विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। वो इस प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंच विद्वान के बारे में बात करें हम, तो फ्रेंच विद्वान के या शिक्षाविद के द्वारा कोई विचार प्रस्तुत किया गया है शिक्षा जगत में, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें फ्रेंच भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, या फिर ये होना चाहिए कि हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमें किसी न किसी भाषा का ज्ञान होंगे, तभी हम उस भाषा को पढ़ पाएंगे, उस विचारक के या दार्शनिक के विचारों को समझ पाएंगे, और फिर उस विचारों को हम समझकर हम उसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, या उसको हम अन्य व्यक्तियों को उन विचारों को संप्रेषित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे हमने देखा होगा कि हमारे बहुत से ऐसे महाकाव्य हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, या फिर संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम है, या महाकवि माघ या कालिदास के नाटक हैं, भारवी के नाटक हैं, महाकवि माघ के नाटक हैं। तो उन नाटकों का या उन काव्यों महाकाव्यों का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, और अंग्रेजी के पाश्चात्य विद्वानों के से कई काव्य रचनाओं का हमने हिंदी में अनुवाद किया गया, या फारसी विद्वानों ने, जैसे मुगल काल में फारसी विद्वानों ने उनका अनुवाद किया। तो हम जैसे बात करते हैं हरमेट के नाटकों का, जैसे हमारे हरमेट के नाटकों का अनुवाद किया गया, या फिर हम कह सकते हैं शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया गया। तो ऐसे बहुत सारे, या सूरदास की काव्य का या तुलसीदास की काव्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो उन विचारों का अनुवाद करने में, उन विचारों को संप्रेषित करने में, कहीं ना कहीं विचारों के आदान प्रदान में, दोनों भाषाओं के आदान प्रदान में भाषा एक माध्यम है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम, सशक्त माध्यम है, मैं तो कहूँगा। साथियों, उसके बाद में हमारे सामने एक बिंदु और भी आता है। वो बिंदु है कि भाषा विचारों में प्रभावशीलता उत्पन्न करने का सशक्त माध्यम है। साथियों, है, बिल्कुल सत्य है। भाषा जो है, भाषा विचारों में एक प्रभावशीलता उत्पन्न करती है, और प्रभावशीलता उत्पन्न करने का एक सशक्त माध्यम है। ये साथियों, इसका जो तथ्य का उद्घाटन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम जब भाषा विचारों में जब भाषा होती है, तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों के समक्ष जब संप्रेषित करते हैं, तो क्या होगा कि उसमें प्रभावशीलता उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई जैसे कोई दयनीय स्थिति में है, कोई निर्धन है, कोई दया का पात्र है, तो हम उनकी प्रति संवेदना को उत्पन्न कर सकते हैं। हम किसी अन्याय के प्रति रोष को प्रकट कर सकते हैं, या हम ऐसी बातों समाज में परिवर्तन लाने के लिए, जिसे हम बात करते हैं, बिल्कुल मैं बार बार कबीर पर जाता हूँ, क्योंकि कबीर एक ऐसे समाज सुधारक हैं जो विभिन्न धर्मों की जो एक पाखंड को, या जो ऐसी बातें जो जिनका कोई तार्किक प्रमाण नहीं है, उनका हमेशा वो खंडन करते हैं, और एक ईश्वरीय सत्ता और एक शाश्वत सत्ता का मंडन करते हैं। तो मैं कहूँगा, जैसे कबीर ने अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा किस प्रकार से मतलब एक मनुष्यों में जागृति लाने का प्रयास किया, और उसे कुरीतियों, अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए एक प्रयत्न किए। वो हमेशा हर धर्म के प्रति उनमें छिपी बुराइयों को दूर कर कर मनुष्यों को एक मानवता और ईश्वरीय शक्ति से हमेशा परिचित कराते हैं। और तो कबीर एक सबसे पहले समाज सुधारक भी हैं, एक कवि के साथ साथ में एक समाज सुधारक भी हैं। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम भक्ति धारा के कवि हैं, तो उन्होंने भी अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी राम भक्ति की काव्य कैदाशीय भक्ति का जो परिचय देते हुए राम काव्य लिखा। तो एक ऐसा काव्य लिखा है जो पूरे संसार भर में उसके जैसा दूसरा काव्य अन्य कवि लिख नहीं पाए हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है, वो आज के मनोवैज्ञानिक भी उससे हैरान है। तो एक बाल सुलभ जो जन्मांध व्यक्ति होता है, बाल सुलभ क्रीड़ाओं का किस प्रकार से अनुवाद करता है, किस प्रकार से उनको जीवंत रूप में उनका अनुवाद करता है, और मन को सामने एक बिंब उपस्थित करता है हमारे समक्ष। तो कह सकते हैं कि हम हमारे भारत में ऐसे कवि हुए हैं, तो ये मान सकते हैं कि भाषा है
वो हमारे विचारों में प्रभावशीलता उत्पन्न करती हैं। कई बार साथियों आपने देखा होगा कि जब 1857 की क्रांति भारत में होती है तो सूर्यमल मिश्रण और जैसे अनेक कवि हैं, सूर्यमल मिश्रण और जैसे कई बांकीदास जैसे कई कवि ऐसे हैं, तो उन कवियों ने मतलब अपने विचारों के माध्यम से कहीं ना कहीं उस सत्ता के प्रति, या यूं कहें कि हमारे जो कवि सागरमल गोपा हैं, उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से कहीं ना कहीं जन जागृति लाने का प्रयास किया और उन जन सामान्य को जागृत किया। तो विचारों को संप्रेषित करने का एक सशक्त माध्यम क्या है? एक भाषा है। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे तुलसीदास कबीरदास हैं, ये एक जैसे मूर्धन्य कवि होकर भी उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से किस प्रकार से मतलब कम शब्दों में अधिक विचारों को एक प्रभावशीलता मतलब अपने काव्य के माध्यम से, अपने काव्य के चमत्कार से एक बड़े से बड़े विचार को किस प्रकार कम शब्दों में संप्रेषित किया, यही तो भाषा में प्रभावशीलता उत्पन्न करता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे सूर्यमल मिश्रण के बारे में मैंने उदाहरण दिया था, एक बात मुझे याद आती है कि जैसे सूर्यमल मिश्रण 1857 की क्रांति में अपनी बात कहते हैं कि उस वक्त सूर्यमल मिश्रण जो होते हैं बूंदी राजवंश के कवि हैं, वो लिखते हैं कि इल्हा न देनी आपनी रण खेता बिड़ जाए, इल्हा न देनी आपनी रण खेता बिड़ जाए, पूत सिखावे पालने, पूत सिखावे पालने, वर्ण बड़ाई माए। कि किसी भी प्रकार से यदि बाहरी आक्रांता या अपनी जो मातृभूमि है वो किसी प्रकार से वो गुलामी की जंजीरों में यदि जकड़ जाती है तो उसे किस प्रकार से दूर किया जाए, वो अपनी मतलब इल्हा मतलब मातृभूमि को अपने प्राणों के बदले भी दिया जाए तो भी वो एक बहुत ही कम है। तो अपने प्राणों को, मातृभूमि की रक्षा, अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया जाए तो वो हमेशा कम ही होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने राजपूती आन बान शान को भी प्रकट करते हुए और वीर क्षत्रिय पुरुषों और क्षत्राणियों के प्रति उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया, उनके अंदर एक शक्ति शौर्य को जगाया। तो ऐसे कवि ही अपने विचारों को जन सामान्य में जागृत करते हैं और विचारों को प्रकट करने में एक विशेष योगदान देते हैं। तो इसलिए अपनी भाषा एक ऐसा माध्यम है जो विचारों को एक सशक्त रूप में, एक ठोस रूप में प्रकट करता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।